बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आज बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं। इसमें सबसे पहले इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया, उनका अपना एक स्टेटमेंट है, बड़ा डिटेल स्टेटमेंट है इमरान खान साहब का। लेकिन मैंने एक चीज़ चेक की, क्योंकि मैंने पिछले वीलॉग में आपको एक बात बताई थी, तो फिर फौरी तौर पर मैंने चेक किया कि इमरान खान साहब की पार्टी में जितने भी लोग दावेदार हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और उसके नज़रिए का साथ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता है कि इमरान खान के साथ रह के ही वो अपनी सियासत बचा सकते हैं। सियासत में तो इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के किंग बने हुए हैं, सारी मकबूलियत उनके पास है। आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा के देख लें, वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो क्लीन स्वीप कर जाएंगे, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे। ये बात इमरान खान साहब के बदतरीन सियासी मुखालफिन भी जानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट में जो इमरान खान साहब के मुखालफिन हैं वो भी जानते हैं। सबको पता है कि इमरान खान साहब एक बहुत बड़ी सियासी हकीकत है। तो इसलिए जो लोग इमरान खान साहब के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते, वो भी इमरान खान साहब को छोड़ नहीं पा रहे और दावे करते हैं कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लगभग जितने भी बड़े लोग हैं, तमाम के मैंने अकाउंट्स चेक किए, इक्का दुक्का के अलावा किसी और ने इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट नहीं किया। हालांकि ज़्यादातर के जो ट्विटर हैं वो हैंडल उनके एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि वो 2 दिन या 3 दिन से उन्होंने कोई ट्वीट ना किया हो। ये सारे लोग अपने अपने ट्विटर के ऊपर एक्टिव हैं और कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब के ट्वीट को जानबूझ के उन्होंने रीट्वीट नहीं किया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का वो दबाव है जिसकी वजह से इमरान खान साहब के अपने उनकी मकबूलियत की वजह से MNA बनने वाले, उनकी मकबूलियत की वजह से सेनेटर्स बनने वाले, MPAs बनने वाले बेशतर लोगों ने इमरान खान साहब के ट्वीट को रीट्वीट किया ही नहीं। आम वर्कर्स करते हैं, यानी अगर आप इस ट्वीट को देखें तो इसको हज़ारों मरतबा लोगों ने रीट्वीट किया है जो इमरान खान साहब ने ट्वीट किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं उन्होंने नहीं किया। यानी मिलियंस के अंदर लोग इमरान खान साहब के ट्वीट को देखते हैं और 13-14 हज़ार लोग अब तक इसको रीट्वीट कर चुके हैं। लेकिन वो लोग जिनको वोट पड़ा इमरान खान के नाम का, जो इक़्तिदार के अंदर पहुंच जाते हैं या जो MNA बन गए, सेनेटर्स बन गए, MPAs बन गए, मिनिस्टर्स बन गए, उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने, ज़्यादातर क्या 95% से भी ज़्यादा लोगों ने, अगर मैं 99% कहूँ तो फिर भी गलत नहीं है, जितने लोगों ने इमरान खान से फ़ायदा उठाया उन्होंने रीट्वीट नहीं किया। इमरान खान के बयानिए का बोझ नहीं उठा सकते ये, मैं आपको पहले दिन से बता रहा हूँ। अब इमरान खान साहब का अगर आप स्टेटमेंट देख लीजिए, और ये हकायक है जो मैंने एक एक करके चेक किए, मैं किसी का नाम लेता जाऊँगा शर्मिंदा होते जाएंगे बिला वजह। ये लोग, ये बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े तुर्रम खान है, यहाँ बड़े चौड़े होकर चलते हैं, लेकिन ये एक ट्वीट को रीट्वीट नहीं कर सकते इमरान खान साहब के। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अडियाला जेल में, और ये कह रहे थे कि इमरान खान का अकाउंट पाकिस्तान लेकर आओ, हम यहाँ से ट्वीट किया करेंगे। इतनी तो औकात नहीं है कि इमरान खान साहब के ट्वीट को रीपोस्ट ही कर दें या उसको रीट्वीट कर दें तो उनका अकाउंट पाकिस्तान ला के इन्होंने खाक चलाना है। ये नहीं चला पाएंगे। इमरान खान के बयानिए का बोझ, इमरान खान ठीक कहते हैं, ये लोग नहीं उठा पाएंगे। अडियाला जेल में मीडिया और वकला से गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में नाफिज किए गए तमाम मार्शल लॉ, यानी अयूब खान, याया खान, ज़ियाउल हक और मुशर्रफ का मार्शल लॉ देखे हैं। याया खान और ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन मार्शल लॉ था, जिसमें जमहूरियत को बिल्कुल रौंद दिया गया था। मुशर्रफ इस हवाले से कदरे लिबरल था। जो कुछ आज मुल्क में जमहूरियत के नाम पर हो रहा है, इसका मुवाजना सिर्फ और सिर्फ याया खान के दौर से किया जा सकता है। मार्शल लॉ में सबसे पहले जमहूरियत, आज़ाद अदलिया और आज़ाद मीडिया का गला घोंटा जाता है ताकि आमिर की गलत कारियों पर कोई भी आवाज़ बुलंद करने वाला ना हो। आज़ाद मीडिया चूंकि तनकीद करता है, इसलिए इसकी आवाज़ बंद कर दी जाती है। अदलिया क्योंकि गलत फैसलों पर एक्शन लेने का हक रखती है, इसलिए उसके इख्तियारात भी सलब कर लिए जाते हैं। आज इस जमहूरियत की आड़ में नाफिज इस मार्शल लॉ में ये तमाम फस्ताई हरबे बदरजा अतम मौजूद है। ये कैसी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान की सबसे मकबूल और बड़ी पार्टी के चेयरमैन का नाम तक मीडिया पर लेने पर पाबंदी है। जैसे हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट के जरिए वाजे हुआ था कि याया खान ने अपनी ताकत और इक़्तिदार की खातिर मुल्क के निज़ाम को तहस नहस किया, वही काम आज भी किया जा रहा है। फार्म 47 की बोगस और फ्रॉड हुकूमत को बचाने के लिए तहरीक-ए-इंसाफ को मुसलसल कुचला जा रहा है और मुल्क में जमहूरियत, कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी का जनाजा निकाल दिया गया है। शहबाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ जनरल आसिम मुनीर की एक कठपुतली और अर्दली है। ये अर्दली का लफ्ज़ आपने याद रखना है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इससे ज़्यादा ताकतवर वज़ीर-ए-आज़म तो मुशर्रफ दौर में शौकत अजीज़ था, क्योंकि कम अज़ कम तब इंतखाबात में इस सतह की धांधली नहीं की गई थी जैसी फरवरी 2024 में की गई है। धांधली की पैदावार फार्म 47 के सहारे खड़ा नाजायज़ लेकिन नातवा टोला दरअसल हुकूमत के नाम पर एक धब्बा है। अल-कादर ट्रस्ट का फैसला सिर्फ और सिर्फ पिछले केसेस की तरह मेरे ऊपर दबाव डालने के लिए लटकाया जा रहा है, मगर मैं मुतालबा करता हूं कि यह फैसला फौरी तौर पर जारी किया जाए, क्योंकि जैसे पहले इद्दत केस और साइफर केस में आपका मुंह काला हुआ, अब भी वही होगा। अल-कादर केस बिल्कुल एक बोगस केस है।
जिसमें दूर दूर तक कोई मेरिट नहीं है। मैंने कोई बिलावल हाउस नहीं बनवाया, बल्कि एक दूर दराज देहात में कौम के बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर एक फलाही इदारा कायम किया, जिससे मुझे 1 रुपए का फायदा नहीं हुआ और ना होना है। अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी भी शौकत खानम और निमल यूनिवर्सिटी की तरह एक अवामी मदद से चलने वाला फलाही इदारा है। मैं वादे तौर पर कहना चाहता हूं कि मैं नवाज शरीफ और जरदारी की तरह NRO नहीं लूंगा और अदालतों से अपने केसेस खत्म करवाएंगे। बुशरा बीबी का किसी से कोई राब्ता नहीं है, ये महज प्रोपेगेंडा है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी ही इन मामलात को देख रही है। इस्लामाबाद कत्लेआम को 6 हफ्ते गुजर चुके हैं, 40वां हो गया अब तो। हमारे गुमशुदा अफराद को लेकर हुकूमत की तरफ से कोई पेशरफ्त नहीं की गई। ये मुज़ाकरात की कामयाबी में हुकूमत की गैर संजीदगी का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान में मईशत का हाल बदतरीन है, ग्रोथ रेट 0 है। मसनूई तरीके से डॉलर को काबू में रखना कोई माशी कामयाबी नहीं होती। मुल्क में तरक्की सिर्फ सरमायाकारी से आती है, और सरमायाकारी कभी ऐसे मुल्क में नहीं आती जहां कानून का वजूद ही फौत हो चुका हो, अदालतें आज़ाद ना हो, दहशतगर्दी हो और जहां असल अवामी नुमाइंदगान हुकूमत की बजाय जेलों में हो। ऐसा मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं पाया। ये जनाब इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया जो उनकी पार्टी ने डिसोन किया। डिसोन करने का मतलब यह है कि किसी ने इसको रीपोस्ट ही नहीं किया, तवज्जो नहीं दी किसी ने इसके ऊपर। बहरहाल अर्दली का जो लफ्ज़ इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया, वो अंदाजा करें कि ये ऐसा शख्स है कि जेल से एक लफ्ज़ बोलता है और उसके ऊपर आर्टिकल्स लेके जाते हैं। ये अर्दली होता कौन है? देखें, इमरान खान साहब और बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते थे। बूट पॉलिश वो करते रहते हैं, चेरी ब्लॉसम उन्होंने किया, उन्होंने गुलाम कह सकते हैं, मुलाजिम कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने आर्मी चीफ का अर्दली करार दिया शहबाज शरीफ को। तो अर्दली कहते हैं जनाब, ये बैटमैन टाइप के लोग होते हैं। यानी ये बरतानिया से इस्तलाह आई थी, जब बरतानवी फौज जहाँ जहाँ जाती थी फिर उसके साथ उनका वो कल्चर भी जाता था। वो ये करते थे अपने फौजी अफसरान के साथ जो है ना, वो ज़ाती मुलाजमीन रखते थे। ये फौजी होते थे, इन्हें यूनिटों से यूनिटों से चुना जाता था। तो ये जो फौजी अफसरान हैं, उनके जूतों का, उनकी वर्दी का, उनकी ज़ाती चीज़ों का ख्याल रखते थे, खाने पीने का, तो उनकी खिदमत सर अंजाम देते थे। तो आज भी जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये कल्चर है, इंडिया में भी ये कल्चर है कि फ़ौजी अफसरान के साथ उनके अर्दली होते हैं। तो शहबाज शरीफ को जो है, इसीलिए इमरान खान साहब ने अर्दली का खिताब दिया है और बड़ी एक टेक्निकल इस्तेलाह इस्तेमाल की है, ताकि जो है इसको वो सब लोग भी समझ जाएं जो अर्दली को जानते हैं कि अर्दली एक्चुअली होता क्या है। मुज़ाकरात की जो है वो कोशिश की जा रही है किसी तरह मुज़ाकरात नाकाम हो जाए, लेकिन ज़रूरी ये है हुकूमत के लिए कि अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाए तो इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ही डाल दिया जाए, और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो इसमें मदद करेंगे हुकूमत की, क्योंकि हर चीज़ में उन्होंने मदद की। आप देखें ना, अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई, साने है 26 नवंबर की, कुछ किया ही नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। हाई कोर्ट्स के अंदर गए ही नहीं मुतासरीन को लेकर के, जनाब इसका बच्चा गायब है, इसका भाई गायब है, इसका जो वालिद है वो गायब है, इसका शौहर गायब है, इसका रिश्तेदार गायब है। रिश्तेदारों को लेकर आते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कहते जनाब यहाँ से बंदे अगवा हो गए, मिल ही नहीं रहे, जिंदा है मुर्दा है, बताएं हमें कहाँ पे है। तो कुछ किया ही नहीं। CCTV फुटेज के बारे में हम पहले दिन से चला रहे हैं, बोल रहे हैं, अभी तक किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की, रोला ही नहीं डाला। अंग्रेजी के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए थी, इक्का दुक्का चीज़ें करके तो फिर दौड़ गए, किसी ने कुछ किया ही नहीं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एफर्ट है 26 नवंबर के हवाले से, वो बड़ी कमज़ोर है, और अभी आने वाले दिनों में आपको दिखाई देगा कि इस हुकूमत ने कितने अच्छे तरीके से टैकल किया 26 नवंबर को। मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ जाली गवाह अब पैदा किए गए हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर आकर ये सारा प्रोपेगेंडा करेंगे कि जी हम वहाँ खड़े थे, कोई गोली नहीं चली, हमने देखा जी किसी के पास हथियार नहीं था, हम इस बात के ऐनी शाहिदीन है जनाब, कोई गोली नहीं चल रही थी, कोई हथियार नहीं था। चीज़ें क्योंकि पुरानी हो रही है ना, हमारी कौम को भूलने का मर्ज भी है, तो बड़े तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से हैंडलिंग करते हुए हुकूमत ने अब अपना एक पूरा नैरेटिव बनाया। अब ये भी सहाफ़ी आकर कहेंगे जनाब हम तो डॉक्टरों को मिले, अस्पतालों में मिले, सवाल ही पैदा नहीं होता, डॉक्टर तो कह रहे हैं यहाँ पे जख्मी आया ही कोई नहीं। थोड़े दिनों में आपको डॉक्टर्स भी तैयार मिल जाएंगे, वो भी कहेंगे उस रात में ड्यूटी कर रहा था और मैं सुबह तक वहाँ पर रहा, टोटल इतने बंदे आए और उनको मामूली जख्म थे, हमने मरहम पट्टी करके उनको भेज दिया, तो बुलेट इंजरीज तो थी नहीं। तो इस तरह के स्टेटमेंट्स आपको आने वाले दिनों में सुनने को मिलेंगे। हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की गई, उन्होंने एफर्ट किया है इस पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल एफर्ट नहीं की, लेकिन हुकूमत की तारीफ करनी चाहिए कि इतना बड़ा जुल्म और जबर होने के बावजूद उन्होंने देर रात लगाकर इसके ऊपर एफर्ट की और इस चीज़ को नीचे ले जाने की बहुत कोशिश की, जिसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए हैं। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया या मीडिया के ऊपर मौजूद कुछ दोस्त आवाज़ ना उठाते, यानी जैसे कि इस्लामाबाद में जो सहाफ़ी मौजूद थे वो अगर आवाज़ ना उठाते, जो सोशल मीडिया को स्पेशली कवर करते हैं, तो ये मामला कब का दबके ख़त्म हो जाता, इसको कोई याद भी ना रखता, कोई गवाही भी मौजूद ना रहती। तो इंटरनेशनल मीडिया ने, सोशल मीडिया ने, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने और वो मीडिया जो इस्लामाबाद में डिजिटल जर्नलिज्म करता है, उन तमाम लोगों ने इस मसले को उठाया, वरना अब तक तो ये फारिग हो गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे रहता तो ये कुछ भी इसका
ना बनता। हुकूमत कोशिश कर रही है कि मुज़ाकरात किसी तरह नाकाम हो, लेकिन उसका मलबा इमरान खान साहब पे पड़ जाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये कह रही है कि हम मुज़ाकरात पूरी कोशिश करेंगे कि कामयाब हो जाए। देखिए, वो कहते हैं तहरीरी तौर पे लेकर आओ। हुकूमत के साथ तहरीरी मुआहदे करने का मतलब ये है कि हुकूमत को लेजिटिमेट तस्लीम करना, जो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना नहीं चाहती। लेकिन मुज़ाकरात भी इसी हुकूमत से करने हैं, क्योंकि अर्दली भी यही हुकूमत है। यानी अगर आपने ऑफिसर से बात करनी है तो अर्दली के जरिए से हो सकती है। और इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो तो सामने कभी भी उन्होंने आने की जरूरत नहीं की, वो कभी भी सामने आ नहीं सकते। जब सामने आना हो तो वो मार्शल लॉ ही लगा देते हैं। लिहाजा वो अपने आप को एस्टेब्लिशमेंट पीछे रख रही है और उन्होंने अपने नुमाइंदे आगे किए हुए हैं और वहां पे मुज़ाकरात चल रहे हैं। उन मुज़ाकरात के अंदर चीजें तय नहीं होनी, जो चीजें तय हो चुकी हैं वो इन मुज़ाकरात के अंदर आनी है, अगर आनी है तो, क्योंकि इनकी ये कैपेसिटी नहीं है। हुकूमत पूरी कोशिश करेगी कि मुज़ाकरात किसी तरह नाकाम हो जाए और वो मैक्सिमम टाइम के लिए इमरान खान साहब को जेल में रख सके। लेकिन जो आलमी दबाव आ रहा है उसका क्या किया जाएगा? अभी अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत सिर्फ आनी है, और कनाडा में क्योंकि वहां पे कुछ इख्तलाफात थे, अमेरिका की नई जो एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है उनके, तो जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया है और ऐलान कर दिया है कि नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो जाएगा और मार्च में गालिबन असेंबलियां भी तहलील कर दी जाएगी। तो ये आप इसके इम्पैक्ट आप देख सकते हैं ना कि एक वज़ीर-ए-आज़म तो गया, तो पाकिस्तान जो है वो कैसे सर्वाइव करेगा, या पाकिस्तान की एक जाली हुकूमत कैसे अपने आप को बचाएगी जो बाइडन के बगैर, ये बड़ा सवाल है। तहरीक इंसाफ की जो प्लानिंग है वो ये है कि वो ये चाहते हैं कि अवामी ताकत के साथ वो तब्दीली लेकर आए। यानी उन्हें इस बात का आइडिया है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही मसाइल पैदा करती है, और ये मसाइल इमरान खान साहब को पता है कि मसाइल, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे लोग चाहते हैं कि इसी तनख्वाह पे काम कर लें, इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत कर लें, को माफ़ी तलाफ़ी करके इनको साइड पे करके हम आ जाए, इलेक्शन करवा लें, हमारी मकबूलियत है, तो पाकिस्तान तो फिर ऐसे ही चलेगा। फिर जब एस्टेब्लिशमेंट का दिल करेगा, आप बात नहीं मानेंगे, वो आपको उठा के बाहर फेंक देंगे। और फिर जब नई हुकूमत आएगी, वो एस्टेब्लिशमेंट को उन पर गुस्सा चढ़ेगा, बात नहीं मानेंगे, उनको उठा के बाहर फेंक देंगे। तो जैसे 70 साल से पाकिस्तान चल रहा है, आगे भी वैसे ही 70 साल और चलता रहेगा। तो पाकिस्तान एक इंच भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इमरान खान साहब इस नतीजे पे पहुंच गए हैं कि मुझे हुकूमत मिलती है या नहीं मिलती, कम से कम लोगों को तो बता दें पाकिस्तान का असल मसला क्या है। और वो उन्होंने काफी हद तक लोगों को बता भी दिया है कि पाकिस्तान के मसाइल का असल जो जड़ है वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट में है, कि एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों की वजह से जंगों के फैसले गलत किए, दहशतगर्दों को लाने का फैसला गलत किया, सियासतदान जो है उनको बनाने का फैसला गलत किया, कारोबार करने के फैसले गलत किए, इकॉनमी के फैसले गलत किए, दाखिला फैसले गलत किए, खारजा फैसले गलत किए। तो हमारी एस्टेब्लिशमेंट के गलत फैसलों का हम खुमियाजा भुगत रहे हैं, और पाकिस्तान इतना पीछे इसलिए रह गया कि इसके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट के फैसले जो हैं वो मुसल्लत किए गए हैं। सलमान अकरम राजा साहब ने दावा किया कि इमरान खान साहब खुद बाहर नहीं आना चाहते। वो ये चाहते हैं कि पहले उनके जितने वर्कर्स हैं वो सारे रिहा हों, पहले उनके वर्कर्स बाहर आए। देखें, आप अगर नवाज शरीफ से मुवाजना करें या आसिफ अली जरदारी से, क्या उन्होंने कभी पता भी किया कि उनकी पार्टी के कितने लोग गिरफ्तार हैं जब उनकी डील हो रही थी? यानी जब रातों रात नवाज शरीफ साहब जद्दा और जरदारी साहब पाकिस्तान से बाहर गए, तो उस वक्त क्या उन्होंने पूछा कि उनकी पार्टी के कितने लोग इस वक्त जेलों में कैद हैं? किसी ने भी नहीं पूछा। ये जब भी डील करते हैं तो अपनी जाती डील करते हैं, कारकुनों को भूल जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब जेल से बैठकर ये कह रहे हैं कि जनाब मैं बाद में आ जाऊंगा, पहले मेरे कारकुनों को सबको रिहा किया जाए। और राणा सनाउल्लाह साहब ने इसकी गवाही दी। उन्होंने कहा जी फेयर बात करनी चाहिए, और फेयर बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की रिहाई की बात नहीं की, वो कारकुनों की रिहाई की बात करते हैं पहले, कि जनाब पहले कारकुनों को रिहा किया जाए क्योंकि इमरान खान साहब का ये हुक्म है, और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब की रिहाई की बात होगी। तो राणा सनाउल्लाह साहब शदीद मुखालफत के बावजूद उन्होंने भी गवाही दी है कि बात ठीक है कि इमरान खान साहब को अपनी रिहाई की फिक्र नहीं है, वो बहादुरी के साथ जेल काट रहे हैं। और ये राणा साहब पहले भी कह चुके हैं कि हमें अंदाजा नहीं था कि इमरान खान इस तरीके से बर्दाश्त कर सकेंगे। नैब कोर्ट के हवाले से नाज़रीन देखें ना, जो जज नासिर जावेद राणा साहब है ये छुट्टी पे चले गए, और इमरान खान साहब का जो फैसला सुनाया जाना था 6 तारीख को कल, वो फिर नहीं सुनाया गया। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब के जो वकील है उस्मान रियाज गिल साहब, वो ये कहते हैं कि रजिस्ट्रार से जब हमने राब्ता किया तो उसने लाइलमी का इजहार किया, यानी अदालती अमले को नहीं पता था कि जज छुट्टी पे जा रहे हैं। लेकिन चंद दिन पहले से पाकिस्तान के मीडिया के उन लोगों को पता था जो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में रहते हैं कि जज छुट्टी पे जा रहे हैं। यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जज को भी नहीं पता था कि मैं छुट्टी पे जा रहा हूं। तो जज को बाद में बताया गया, पहले मीडिया को बता दिया गया कि जज छुट्टी पे जा रहा है, फिर बाद में जज को बताया गया जनाब आप छुट्टी पे जा रहे हैं। तो जज साहब छुट्टी पे चले गए और फिर इमरान खान साहब का फैसला मुअख्खर हो गया। अब उसमें इमरान खान साहब कहते हैं मुझे ब्लैकमेल ना करे, फैसला दो मेरे खिलाफ ताकि तुम्हारा मुंह जो पहले काला हुआ मजीद तुम्हारा मुंह काला हो जाए। तोशाखाना 2 का पूरा पोल खुल गया नादरी। अब इसको मैं सिंप्लीफाई आपके लिए कर देता हूं। वो ये ऐसे है कि 2018 में ये रूल था कि जो तोहफा आपको मिलता है आप उसे तोशाखाना में जमा करवाएं या ना करवाएं, आपने रसीद तोशाखाना में जमा करवानी है। तो इमरान खान साहब ने रसीद तोशाखाना में जमा करवा दी।
अब इन्होंने चालाकी ये की कि जब इनको हुकूमत मिली 2022 में तो इन्होंने रूल तब्दील कर दिया और रूल तब्दील करके इन्होंने बना दिया कि जनाब तोहफा जमा करवाना पड़ेगा तोशा खाना में, रसीद जमा नहीं करवानी, पहले तोहफा जमा करवाना है उसके बाद फिर आप तोहफा ले लें और रसीद जमा करवा दें बाद में। रूल इन्होंने तब्दील कर दिया। रूल तब्दील किया पीडीएम की हुकूमत ने और उसको अप्लाई कर दिया 2 साल पहले इमरान खान साहब के ऊपर। अब आप अंदाजा करें, एक रूल आज बन रहा है लेकिन 2 साल पहले से इमरान खान साहब के ऊपर उसको लगा दिया। तो अदालत ने यह नुक्ता पकड़ लिया। अदालत ने कहा ये तो केस ही नहीं बनता, और भाई इमरान खान साहब ने कानून के मुताबिक रसीद जमा करवा दी, उस वक्त रसीद का कानून था, उसने रसीद जमा करवा दी। अगर ये कानून होता वो इसके मुताबिक चल लेता, तो ये तो केस ही गलत बनता है, लिहाजा अदालत ने वहां पे जमानत दे दी। अब आप अंदाजा करें कि इस सिस्टम ने इमरान खान साहब पे कैसे कैसे केस बनाए। लेकिन नवाज शरीफ पे 2 केस बनो मामला फारिग, आसिफ अली जरदारी पे 2 केस बनाओ मामला फारिग। इमरान खान अगर करप्ट आदमी होता ना या बेईमान होता तो उसके ऊपर भी 2 केस बनते और मामला फारिग। सबको पता है कि इमरान खान करप्ट और बेईमान आदमी नहीं है, उस पर केस बनाने वाले लोग भी जानते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान बेईमान नहीं है। जब मैं एजेंसियों की हिरासत में था तो उन्होंने इमरान खान की बड़ी बुराइयां की। वहां पे ऐसे लोगों को भेजा जाता था जो इमरान खान की बहुत बुराइयां करते थे कि इमरान खान ये है, खारजा पॉलिसी के लिए अच्छा नहीं है, फलां मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, फलां हुक्मरान के साथ सख्ती के साथ बात की, इमरान खान जो है उसका रवैया ठीक नहीं है, वो जो है वो बंदा ठीक नहीं है, वो बात नहीं मानता, वो समझता नहीं है। तो वो इस तरह की बातें वो करते थे। लेकिन आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि एक भी बंदा जब तक मैं एजेंसियों की तहवील में था ऐसा नहीं आया जिसने आकर मुझे कहा कि इमरान खान करप्ट है। एक बंदा नहीं आया ऐसा। एक ऑफिसर मुझे बांध के भी ये नहीं कह सका कि इमरान खान करप्ट है। इस बारे में उनके पास कोई आर्गुमेंट तब भी नहीं था। तो जब आप खुद मानते हैं कि वो करप्ट नहीं है तो आप करप्शन का केस कैसे, इसीलिए इमरान खान पे कोई 180 से ज्यादा केसेस डालने पड़े। अगर वो करप्ट होता ना तो ये एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ 2 केस डालती, जैसे नवाज शरीफ के ऊपर एक डाल दिया, एक जरदारी पर डाल दिया, काबू आ जाते हैं फौरी तौर पे। जो करप्ट लोग होते हैं ना उनका करप्शन का केस बन जाता है, वो काबू आ जाते हैं। इमरान खान करप्ट आदमी नहीं है, उस पर करप्शन के केस इन्होंने डाले, इनको पता था काबू नहीं आएगा, लिहाजा उनको 180 से ज्यादा मुकदमे इमरान खान साहब पे डालने पड़े। ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया और पाकिस्तान का जबरदस्त रिकॉर्ड लग गया। अब हुकूमत को इस बात का आइडिया है कि इनकी कहानी खत्म होने वाली है, तो कहानी खत्म होने से पहले वो जल्दी जल्दी एक बयानिया बना रहे हैं कि जनाब हमने महंगाई बहुत कम कर दी है, हमने कर्जे नहीं लिए, हमने महंगाई बहुत कम कर दी है, हम कर्जों में कमी कर रहे हैं, हमने मईशत बहुत ऊपर उठा दी है। और हमारे जो दोस्त पहले माइक उठाकर निकल जाते थे सड़कों पे और जाकर पूछते थे जनाब लोगों से कि बताएं जी महंगाई कैसी है, सूरत-ए-हाल क्या है। जब महंगाई बहुत थोड़ी थी तब वो उसको बहुत बड़ा करके बताते थे। आज महंगाई बहुत ज्यादा है तो आज वो इसके ऊपर कोई रोड शोज नहीं हो रहे, इसके ऊपर मीडिया ये पूछ नहीं रहा। तो मैंने अपने कुछ दोस्तों से रब्ता किया है, हम पाकिस्तान में ये सर्वेस शुरू करवाने वाले हैं। आने वाले दिनों में आपको सोशल मीडिया पे ये सर्वेस नजर आएंगे कि महंगाई ने पाकिस्तान की आवाम पे कितना इंपैक्ट डाला है और पाकिस्तान की आवाम महंगाई के बारे में अब क्या कहती है। क्योंकि जो दोस्त पहले ये जिम्मेदारियां कर रहे थे, कोई एतवार बाजार चला जाता था, कोई पेट्रोल पंप पे चला जाता था, कोई यहाँ कोई वहाँ, वो अब नहीं जा रहे। तो अब हमें ये काम करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ दोस्तों से रब्ता किया, हम ये काम इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू करने वाले और आपके सामने रखेंगे कि आवाम का कैसा इन्होंने भुड़कस निकाला और कैसे ये झूठ बोलते हैं कि मईशत ठीक हो गई है। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ कि इन्होंने कितना कर्जा लिया है। ये मुजम्मल असलम साहब ने इसको ट्वीट किया है, ये फैक्ट है। हुकूमत ने 1 महीना जो नवंबर का है ना उसमें 1248 अरब रुपए का कर्जा लिया है। 1248 अरब रुपए का कर्जा सिर्फ 1 महीने में नवंबर में लिया इस हुकूमत ने। कहां जा रहा है ये सारा पैसा? यानी एक तरफ ये टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रहे, कोई इन पे एतबार नहीं कर रहा, लोग पाकिस्तान से पैसा निकाल कर बाहर लेकर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है, लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं, कोई इनकी शक्ल देखने को तैयार नहीं है, कोई इनको 10 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है और ये दुनिया से अरबों रुपए का ये ले रहे हैं कर्जा। यानी 1248 अरब रुपए का इन्होंने कर्जा लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 77 साल में मजमूई तौर पे 725 अरब रुपए का कर्जा लिया। यानी जितना कर्जा खैबर पख्तूनख्वा ने 77 साल में लिया ना पूरे सूबे ने, इन्होंने उतना कर्जा 20 दिन में ले लिया, नवंबर के पहले 20 दिनों में। अब आप अंदाजा कर लें कि इन्होंने हालात क्या कर दिए हैं। पाकिस्तान का कर्ज 70,400 अरब तक पहुंच गया है, जो अप्रैल 2022 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया जा रहा था 43,500 अरब रुपए था। यानी पाकिस्तान का लगभग 75 साल का जो कर्ज था वो 43,500 रुपए था और जो उसके बाद गुज़िश्ता 2 सालों में कर्ज लिया गया है ये 27,000 अरब रुपए का इजाफा किया गया है। यानी 27,000 अरब रुपए का कर्ज लिया गया है जब से पीडीएम की सरकार आई है और ये इफेक्ट साथ लगा हुआ है। ये नाज़रीन पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया है और खबरें हैं आपके साथ बाद में शेयर करता हूं। इन्होंने तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, बेड़ा गर्क करके रख दिया। वो मरियम नवाज कहती है पंजाब के अवाम का पैसा है, ये 76 साल में अवाम पे खर्च क्यों नहीं हुआ? और भाई अपने अब्बा से पूछो, अपने चचा से पूछो,
सबसे ज्यादा इक्तदार इनका रहा है, यानी इनका वालिद यहाँ पे वजीर आला रहा, इनका चचा यहाँ पे 3 दफा वजीर आला रहा, ये खुद यहाँ पे वजीर आला, इसका कजन यहाँ पे वजीर आला, सारे खानदान ने यहाँ पे वजारत आला के मजे चखे हैं। हमेशा इनका इक्तदार रहा है पंजाब के अंदर। और बच्चों से सवाल कर रही है कि जनाब ये पैसे जो है आपके ऊपर खर्च होने चाहिए थे, ये आप पर खर्च क्यों नहीं हुए? फिटे मुंह सवाल पूछने होते हैं। यानी ये सवाल अगर पूछना था तो भाई अपने घर में जाके पूछोगे, अब्बा जी अवाम का पैसा था, ये फ्लैट नहीं बनाने थे, अवाम पे क्यों लगाया नहीं आपने? चचा ने जाके पूछना था कि चपड़ासियों के अकाउंटों में पैसे निकल रहे हैं, और भाई ये पैसा तो अवाम के ऊपर लगाना था, अवाम के ऊपर लगाया नहीं। बेनिफिशियल ओनर खुद बन गई उन अपार्टमेंट्स की, जिनका पैसा जो है वो अवाम के ऊपर लगना चाहिए था। यानी पैसा कहां गया? पैसा पाकिस्तान से बाहर गया। और पैसा पाकिस्तान से बाहर किनके पास गया? ये वो प्रॉपर्टी है जिनकी रसीदें अभी तक नहीं मिलती, और वो जिस बंदे ने रसीदें जमा करवाई है उसके ऊपर केस ही उल्टा बना दिया। अब आप अंदाजा करें। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।